कि चुनावी वर्ष हो, प्रलोभन दे दो, घोषणाएं कर दो और वापस कैसे सत्ता हासिल हो, ये डीएनए कांग्रेस में है और ये बजट में साफ झलक रहा है। गरीब की मजबूरी का कैसे फायदा उठाओ वोटों के रूप में, उसकी बेबसी को कैसे अपने पक्ष में लो, ये सारा काम बजट में। मैं मानता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी खुद बहुत अच्छे हैं, दयालु भी है, अच्छे जादूगर भी है, पर जो कांग्रेस की छवि पूरे देश में बन गई है ना, उस कलंक को मुख्यमंत्री जी कितना भी प्रयास कर लेना तो साफ कर नहीं सकते और उनका जादू भी अब कोई ज्यादा चलने वाला नहीं। मुख्यमंत्री जी अच्छे रफूगर भी हो सकते हैं, पर जो तार तार कांग्रेस हो गई ना, उसका रफू मुख्यमंत्री जी अब नहीं कर सकते। और माननीय सभापति महोदय, कोई मरणासन व्यक्ति होता है, डॉक्टर को पता है ये बचने वाला नहीं, पर उसकी ड्यूटी कि वो उसको लाइफ सेविंग सपोर्ट भी लगाएगा, लाइफ सेविंग ड्रग भी देगा। और बजट में यही हुआ। मुख्यमंत्री जी को पता है कि कांग्रेस अब बच नहीं सकती और इस बजट के माध्यम से किस प्रकार लाइफ सेविंग ड्रग या लाइफ सेविंग सपोर्ट लगाकर कांग्रेस को राजस्थान में जिंदा रखने का प्रयास करें, और उसके लिए एक के बाद एक कई घोषणाएं कर दी। ये जनता कोई ज्यादा झांसे में आने वाली नहीं है। आपकी घोषणाएं, आपके कार्यक्रम, आपकी योजनाएं, ये सारी की सारी धराशायी हो जाएगी और जो भारी भ्रष्टाचार का खेल राजस्थान की धरती पर चल रहा है ना, वो आपको सत्ता से दूर कर देगा। माननीय सभापति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से भाषण दिया था और एक बात कही थी, एक पीड़ा कही थी उन्होंने कि देश में संसाधनों की कमी नहीं है, पैसों की कमी नहीं है, जिसको कल्याण की जितनी जन कल्याणकारी योजना है अगर ईमानदारी से लागू हो जाए तो कोई भी व्यक्ति अभावग्रस्त नहीं रहेगा। पर भारी भ्रष्टाचार के चलते जिस व्यक्ति के लिए वो योजना बनी है उस तक वो योजना पहुंचती नहीं, और उसी का परिणाम है कि कई लोग जो वाकई में पात्रता रखते हैं ना, उसके बावजूद भी योजना का लाभ उठा नहीं पाते। और माननीय सभापति महोदय, क्या हालत है विकास के? भ्रष्टाचार के चलते सारा का सारा विकास कितना जल्दी धराशायी हो जाता है। सड़कें बनती है, टूट जाती है, पुलिया बनता है, टूट जाता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा अच्छी कर लेते हैं, पर वाकई में वो घोषणा का लाभ धरातल पर जनता को मिल रहा है या नहीं मिल रहा, कभी मुख्यमंत्री को झांकने की फुर्सत तक नहीं मिलती। अरे मुख्यमंत्री जी को तो बजट है ना, उसको देखने की फुर्सत नहीं, गलत पड़ गई यहां पे। तो वो जो घोषणा है उनकी क्रियान्वित कैसी हो रही है, उसको झांकने का जब तक वो साहस नहीं दिखाएंगे ना, तब तक लाभ मिलने वाला नहीं। कल माननीय प्रधानमंत्री जी दौसा आए थे। विकास कैसे होता है, कहां होता है और कितने समय में होता है, मुख्यमंत्री जी ने वो नजारा देखा होगा और शायद चकाचौंध हो गए होंगे कि हिंदुस्तान की धरती पर भी ऐसा विकास हो सकता है। और माननीय सभापति महोदय, ये भ्रष्टाचार, मैं पाली का उदाहरण देता हूं आपको। आपने मुख्यमंत्री बजट घोषणा में 25 करोड़ की राशि दी, पाली की महत्व की सड़कें बननी चाहिए थी। कुछ काम आपने पीडब्ल्यूडी को दिया और कुछ काम दिया आपने नगर परिषद को। दोनों का अंतर आप देख लोगे ना, तो भी आपके सामने सच्चाई आ जाएगी कि एक तरफ काम अच्छा हुआ और समय पर हो गया, दूसरी तरफ काम हुआ भी नहीं, घटिया जो भी हुआ उतना घटिया हुआ और आज तक वो काम पूरा भी नहीं हुआ। और उस भ्रष्टाचार के चलते एक ठेकेदार ने सुसाइड तक कर लिया। उसके बाद में भी मुख्यमंत्री जी के पास समय नहीं है कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ किस प्रकार कार्रवाई करें। जब तक ये भ्रष्टाचारी है ना खुलेआम घूमेंगे ना और पद पर बने रहेंगे, तो मुख्यमंत्री जी आप कितनी भी घोषणा कर लो,
कितनी भी जन कल्याणकारी योजना लाओ, उसका लाभ जनता को नहीं मिलेगा। और ये भ्रष्टाचारी से कैसा रिश्ता आपका, क्यों बचा रहे हो, और ये रिश्ता क्या कहलाता है, थोड़ा एक बार जवाब दे दो। और माननीय सभापति महोदय, भ्रष्टाचार महाराष्ट्र है, पश्चिम बंगाल है, पर इनकी आबादी देखोगे ना, कहीं 2 गुना है, कहीं 3 गुना है, पर कर्जे के मामले में कोई 1.5 गुना से ज्यादा नहीं। और कई हमसे बड़े प्रदेश है ना, वो हमसे पीछे है। मध्य प्रदेश है, गुजरात है, कर्नाटका है, बिहार है, उड़ीसा है। बीजेपी की मात्र एक सरकार उत्तर प्रदेश की जो राजस्थान से ऊपर है कर्जा लेने के मामले में, बाकी सारी की सारी सरकारें है ना अन्य पार्टियों की है। एक महाराष्ट्र जो भी वापस हमको मिला है। और माननीय सभापति महोदय, यूपी की सरकार ने कर्जा भी लिया होगा ना, उसके ऊपर कर्जा है 7,10,000 करोड़ का, और उसका रेवेन्यू आप देखोगे ना तो वो है 5 लाख करोड़। कर्जा हमसे मात्र 2.4 गुना ज्यादा, पर उसकी रेवेन्यू है 5 लाख करोड़, जो हमसे लगभग 2.5 गुना ज्यादा है। और महाराष्ट्र की सरकार पर भी कर्जा है 6.80 लाख करोड़, और उसकी रेवेन्यू भी है ना वो लगभग 4.3 लाख करोड़ है। और राजस्थान पर कर्जा है 5.37 करोड़ का, और हमारी रेवेन्यू कितनी, मात्र 2.9 करोड़। यानी हम जो कर्जा ले रहे हैं वो विकास के कार्यों की बजाय उन कार्यों में लगा रहे हैं जहां हमको वापस कोई रिटर्न मिलने वाला नहीं है। अगर इस प्रकार कर्जा हम लेंगे ना तो हम राजस्थान को डुबोने का काम करें, डुबोने का। आप कर्जा लो राजस्थान के विकास के लिए, रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए, तब तो आने वाले कल में राजस्थान की जनता को फायदा होगा। और कर्जा लेकर आपने एक खैरात बांटने का काम किया ना, तो आने वाले कल के लिए राजस्थान बहुत कुछ खो सकता है। हमको राजस्व बढ़ाना होगा, हमको नई परिसंपत्तियां भी खड़ी करनी होगी, पर उस मामले में हम बिल्कुल फिसड्डी साबित हो रहे हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे। और माननीय सभापति महोदय, ये जो आपका बजट बना, इस सरकार का बजट बनाना, थोड़ा मेहरबानी करके यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी धन्यवाद दे दो, जिसके जीएसटी ने और जिसके इनकम टैक्स का कलेक्शन है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो टैक्सेज है ना, उसकी वजह से आपको ज्यादा आय प्राप्त हुई है, आपको ज्यादा रेवेन्यू प्राप्त हुई है। और माननीय सभापति महोदय, ये डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, सेंट्रल की ग्रांट, जीएसटी, ये आपको 2020-21 में मात्र भारत सरकार से 95,000 करोड़ मिली थी, और 2022-23 में भारत सरकार से मिली है आपको 1,56,000 करोड़ ज्यादा, 1,56,000 करोड़ मिली आपको, मतलब 64.21% आपको भारत सरकार से पैसा ज्यादा मिला है। और वाह भाई, आप ले रहे हो 61,000 करोड़ ज्यादा मिला आपको। और आपकी अपनी इनकम है ना, थोड़ा उसका आईना भी देख लो आप। 2020-21 में आपका जो स्टेट का जितना भी रेवेन्यू है वो मात्र था 39,000 करोड़ रुपया। 2022-23 में बढ़ा ये लगभग 20,000 करोड़ बढ़ा है, उसमें आपका हो गया 58,800 करोड़ रुपया। पर माननीय सभापति महोदय, ये रेवेन्यू आपने कैसे बढ़ाया? आपने दारू की दुकानें खोलकर जिस प्रकार से बर्बादी के कागार पर लोगों को पहुंचाकर आय प्राप्त की ना, इससे प्रदेश का भला होने वाला नहीं है। आपकी स्टेट एक्साइज थी 2020-21 में 9,853 करोड़, जो आपकी 2022-23 में बढ़कर हो गई 15,000 करोड़। मतलब आपने लगभग 5.5 करोड़ 5,000 करोड़ रुपया दारू से प्राप्त किया है। ये इनकम अच्छी इनकम नहीं है।
और आपकी जो रेवेन्यू बढ़ी है तो उसमें डीजल पर जो वेट है, पेट्रोल पर जो वेट है, उसमें भी आपकी 2 साल में कुल 7,000 करोड़ की आय बढ़ी है। मतलब 19,000 करोड़ की आय में से आपका 12,000 करोड़ का तो जो आय बढ़ने का कारण है ना, वो आपका दारू और डीजल पर और पेट्रोल पर वेट है। बाकी मामलों में चाहे जमीनों का पंजीयन हो, चाहे खनन की रॉयल्टी हो, चाहे और आपका कोई भी काम हो जिससे आपको रेवेन्यू प्राप्त हो सकती है, उसमें आप कोई ज़्यादा कमाल नहीं कर पाए। ये तो पैसा आपको बिना मेहनत के मिल गया, आपने कोई प्रयास भी नहीं किया। अगर वाकई में आप प्रयास करते ना तो और भी जरिए थे आपको इनकम बढ़ाने के, पर आपने कुछ नहीं किया। अब माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणाएं आप देखो, घोषणा अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, जो परिवार खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े हैं उनको आप तेल दोगे, दाल दोगे, शक्कर दोगे, नमक दोगे, मसाले दोगे, बहुत अच्छी बात है। पर माननीय सभापति महोदय, 4 साल से खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जोड़ने के लिए जो पात्र व्यक्ति है ना, जिस पोर्टल पर आवेदन कर सकता है, उस पोर्टल को आपने बंद कर दिया। जो पात्र व्यक्ति है, मेहरबानी करके उनको भी उनके नाम जोड़ने के लिए उस सूची में नाम दर्ज हो जाए, उसके लिए कार्रवाई करो। आपका कहना क्या होता है कि भारत सरकार ने एक राइडर लगा रखा है कि इससे ज्यादा नहीं हो सकते। अरे भारत सरकार का राइडर है तो जितना भारत सरकार देती है वो भारत सरकार से ले लो, और उसके अलावा जो पात्र व्यक्ति बचता है ना, जो आपने मापदंड तय कर रखे हैं, आपकी पात्रता में आता है, उसके बाद में बच गया, आप राज्य कोष से दे दो। भाई ये तो आप राज्य कोष से दे दो ना अन्नपूर्णा योजना में, तो उसको भी आप राज्य कोष से कर दो, स्टेट फंड से कर दो। और माननीय सभापति महोदय, जब आप इतना लुटा रहे हो तो इनके ऊपर भी लुटा दो। और माननीय सभापति महोदय, आश्चर्य की बात यह है, कोई परिवार खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़ा है, उसकी शादी हो गई, पत्नी आ गई, उसका नाम नहीं जोड़ रहे, किसी के संतान हो गई, उसका नाम भी नहीं जुड़ रहा, तो उनका नाम भी जोड़ो ताकि उनकी यूनिट बढ़ेगी तो गेहूं उनको ज्यादा मिलेगा। और माननीय सभापति महोदय, जब देश का प्रधानमंत्री 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गेहूं और दाल दे सकता है, तो राजस्थान का मुख्यमंत्री हजारों लोगों के लिए कह रहा हूं, लाखों की संख्या नहीं आपकी, वो जो वाकई में पात्रता रखते हैं उनके लिए काम नहीं कर सकता। और अगर मान लो आपके पास बजट की कमी है, पैसे की कमी है, इतना लोन आपने लिया, थोड़ा बहुत लोन इनके लिए ले लेना ताकि आपकी सूची है ना वो दुरुस्त हो जाए, वरना गरीब तक लाभ पहुंचेगा कैसा? घोषणा आपने कर दी पर उसका नाम नहीं है तो उसको लाभ पहुंचेगा नहीं। और माननीय सभापति महोदय, अब माननीय मुख्यमंत्री जी का मजाक देखो आप। घोषणा क्या की? आगामी 2 वर्षों में 30,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। खुद का 6 महीने बाद का भरोसा नहीं है आपको, और घोषणा कर रहे हैं 2 साल बाद की। अगर वाकई में सफाई कर्मियों के प्रति आपके मन में हमदर्दी है, उनको रोजगार देना चाहते हो, तो जिस प्रकार वसुंधरा जी ने 2018 में घोषणा की थी और 4 महीनों के भीतर भीतर भर्ती लेकर उनको नियुक्ति पत्र दे दिया था, आप भी वो साहस दिखाओ, वरना 2 साल की घोषणा करके आप उनको है ना झांसा देना चाहते हो ना, तो आपके झांसे में आने वाला नहीं है। और माननीय सभापति महोदय, मेरा आग्रह रहेगा, हो सकता है हाई कोर्ट का राइडर हो कि आपको इस कैटेगरी के लोगों को लेना है, सरकार को अपील करके हाई कोर्ट के सामने जाना पड़े, पर यह सफाई कर्मियों की भर्ती मात्र वाल्मीकि समाज के परिवारों को ही अधिकतम संख्या में मिल जाए, उसके लिए सरकार को कहीं ना कहीं प्रयास करना चाहिए। और मात्र नगर परिषद में नहीं, पहले जितने भी सरकारी कार्यालय थे आपके, चाहे अस्पताल हो, स्कूल हो, और भी कोई कार्यालय है, वहां भी सफाई कर्मी के पद होते थे। पर पिछले कई वर्षों में, चाहे हमारी सरकार रही चाहे आपकी सरकार रही, हमने वहां पद खत्म कर दिए और ठेके में सफाई कार्य दे दिया, और ठेके में उस सफाई कर्मचारी का शोषण हो जाता है, होता है। जिस सफाई कर्मी ने कोरोना काल में कोरोना के विरुद्ध लड़ाई लड़कर हमको स्वच्छ वातावरण दिया, उसके लिए हम इतना उपहार नहीं दे सकते, तो कहीं ना कहीं हमारी अपनी कहीं कमी है। हमको निश्चित रूप से जो हमारे सफाई कर्मी है वाल्मीकि समाज के, उनको कार्यालयों में और नगर परिषद में जितने भी पद रिक्त है, चुनाव के पहले पहले भर्ती हो जाए, उसके लिए कार्रवाई करनी चाहिए। और माननीय सभापति महोदय, पहले स्वच्छ कार्य पुनर्वास योजना भी थी,
अगर कोई सफाई कर्मी सफाई का काम नहीं करना चाहता है, कोई और रोजगार करना चाहता है, तो जिला परिषद के माध्यम से उसको लोन मिलता था। पर पिछले कुछ सालों में यह भी हमने बंद कर दिया। कोई दूसरा काम करना चाहे तो वो काम भी नहीं कर सकता। और माननीय सभापति महोदय, जिस SC ST के बूते कांग्रेस ने वर्षों तक शासन किया, राज किया, अगर कांग्रेस उनकी सुध ले लेती ना तो भी मान लेते। मैंने कहा ना कि कांग्रेस की डीएनए में नहीं है, मात्र लेना 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 उनसे, और ज्यादा देने का काम है ना तो वहां कुछ नहीं। 2018-19 हमारी सरकार थी, 8 9 महीने तक, 8 महीने 4 महीने आपकी सरकार। हमने SC ST की योजनाओं के लिए 5,293 करोड़ का प्रावधान रखा और खर्चा किया 3,960 करोड़ रुपया, मतलब 75% खर्चा किया। पर आपकी सरकार आई ना 2019-20 में आपने 1,115 करोड़ की राशि सीधी कम कर दी और प्रावधान किया 4,178 करोड़ और खर्चा किया मात्र 3,194 करोड़। मतलब हमारी सरकार की तुलना में आपने लगभग 800 करोड़ रुपए कम खर्च किए। 2020-21 में आपने प्रावधान बढ़ाया, 4,655 करोड़ कर दिया, पर खर्चा मात्र आपने 2,681 करोड़। मतलब हमारी सरकार की तुलना में आपने 1,300 करोड़ रुपया SC ST के जो हित में काम होने थे, उनके कल्याण में काम होने थे, प्रावधान होने के बाद में भी आपने खर्च नहीं किए और आपने उनके वोट लेकर वर्षों तक शासन किया है। उसके प्रति भी आप जवाब दे नहीं, उसकी जिम्मेवारी भी आप नहीं समझते। और माननीय सभापति महोदय, हर बार बजट प्रावधान भी आपने कम किया। और माननीय सभापति महोदय, ये जो ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट है ना, थोड़ा उसका नजारा भी देख लो आप। 18-19 में हमारी सरकार थी, 4 महीने कांग्रेस की सरकार रही, प्रावधान था 3682 करोड़ रुपया, खर्च हुआ 2900 करोड़ रुपया। और 19-20 में आपकी सरकार में यह बजट 500 करोड़ कम कर दिया, प्रावधान किया 3,190 और खर्च किया मात्र आपने 2,553 करोड़ रुपया। और 20-21 में आपने प्रावधान बढ़ाया, 3,438 करोड़ आपने प्रावधान किया और खर्च किया मात्र आपने 2,159 करोड़। मतलब 2020 की तुलना में भी आपने कम कर दिया लगभग 400 करोड़। और हमारी सरकार की तुलना में आपने 800 करोड़ की राशि SC ST के जो हमारे भाई है ना, बंधु है ना, उनके लिए कम की। जहां आपको बढ़ाना चाहिए, जब आपका बजट बढ़ रहा है, हर क्षेत्र में आपका काम बढ़ रहा है, हमारा बढ़ रहा है, तो फिर आपने SC ST और जो इनके जो बंधु है हमारे साथी हैं, उनके कल्याण की जो योजना थी उसमें कटौती करके आपने क्या संदेश दिया है। मेरा आग्रह रहेगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आपकी जो छवि है उसके अनुरूप आप SC ST के जो बंधु है उनके कल्याण की योजना में बढ़ोतरी करें, समय के साथ जितनी बढ़ोतरी कर सको आप करें। और माननीय सभापति महोदय, मैंने पहले ही कहा ना कि लोन लेकर यदि हम नई इंडस्ट्री या रोजगार खड़ा नहीं करेंगे ना, तो आने वाले कल में ये लोन हमारे लिए बोझ बन जाएगा। और माननीय सभापति महोदय, राजस्थान को कितनी बड़ी सौगात मिली थी DMIC के रूप में, पर हमारी नाकामी देखो। इतनी बड़ी सौगात का भी हम कोई लाभ राजस्थान की जनता को नहीं दिला सके। इतना बड़ा इंडस्ट्रियल फ्रेट कॉरिडोर बनता, भारत सरकार राशि दे रही, पर हमारी इच्छा शक्ति नहीं, हमारे काम करने की इच्छा नहीं। भारत सरकार ने 2018-19 में जिन किसानों की भूमि हम अधिग्रहित करने वाले हैं, उन किसानों के लिए 4,418.64 करोड़ की राशि हमको दे दी, पूरी राशि भारत सरकार की। हमको किसानों को यह पैसा देना था, पर हमने पैसा दिया नहीं उनको, मात्र 2% खर्च किया हमने दूसरे कामों में और 98% राशि हम खर्च नहीं कर पाए। हमने खर्च नहीं की, उसके बावजूद भी 2019-20 में भारत सरकार ने वापस 85 करोड़ और दिए कि आप किसानों की जो भूमि है उनका जो पैसा बनता है उसका आकलन करवा के किसानों को उनके हक का पैसा दे दो। पर 2019-20 में भी हम वो पैसा खर्च नहीं कर पाए। और माननीय सभापति महोदय, मात्र 21% पैसा हमने दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर कामों में खर्च किया, इस 85 करोड़ की राशि का। 2020-21 में
भारत सरकार ने वापस हमको पैसे दिए 43 करोड़ रुपया। पर हमारी आदत है ना, हमको तो काम करना ही नहीं है। चाहे इतनी बड़ी योजना राजस्थान की धरती पर आ रही है, जिससे राजस्थान को रोजगार के बहुत बड़े अवसर मिल सकते हैं, पर हमको किसी को रोजगार मिले उसकी चिंता नहीं, हमको तो हमारी कुर्सी सुरक्षित रहे उसकी चिंता। और जो 20-21 में 43 करोड़ मिले, उसमें भी आपने दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 24.76 करोड़ खर्च किए। और भारत सरकार ने आपसे खर्च नहीं करने का कारण पूछा ना, तो जवाब क्या आपका? माननीय सभापति महोदय, एक बार तो भारत सरकार ने निर्णय ले लिया, अगर राजस्थान इस योजना में गंभीरता से काम नहीं करता है तो इस प्रोजेक्ट से राजस्थान को बाहर निकाल दो। और आपके पूर्व उद्योग मंत्री जिस बात के गवाह है, राजस्थान के अधिकारी मंत्री महोदय वहां गए, वहां मिन्नतें की, गिड़गिड़ाए, माफी मांगी और कमिटमेंट किया कि हमको मौका दो एक और, हम राजस्थान की धरती पर यह काम कर देंगे। पर माफी मांगना, वादा करना और उसके बाद में मुकर देना, कुछ नहीं करना, ये हमारे डीएनए में है, कांग्रेस के डीएनए में है। और हमने वैसे ही किया। जुलाई 2021 में जवाब दिया कि पटवारी तहसीलदार के पद खाली होने से किसानों की जमीन का जो कंपेंसेशन बनता है, हम उसका निर्धारण नहीं करवा पाए। ये आपका जवाब है राजस्थान सरकार का भारत सरकार को। कंपेंसेशन नहीं दे पाए, कर पाए, इसलिए हम उनको कंपेंसेशन नहीं दे पाए। माननीय सभापति महोदय, ये मेरे क्षेत्र में आता है और वहां का किसान कितने वर्षों से प्रयास कर रहा है। 2013 में आपने उसकी जमीन पर भूमि रूपांतरण और भू उपयोग परिवर्तन की रोक लगा दी और वो लगातार बेचारा कह रहा है कि मेहरबानी करके जो हमारा ये है ना काम, इसको कर दो। जो जमीन आपको लेनी है वो पैसा देकर ले लो, और जो जमीन आपको नहीं लेनी है उसकी कम से कम हमको छूट दे दो कि हमको वहां क्या करना है। और ना तो आप पैसा दे रहे हो और ना उसकी जो बची हुई जमीन जो डीएमएससी में नहीं जा रही है उसमें कुछ करने का अधिकार आप उसको दे रहे हो। और माननीय सभापति महोदय, मैंने पहले भी उठाया था मुद्दा, पैसा दोगे आप 2023 में या 24 में, और राशि जो आप दे रहे हो ना, वो राशि आज की जो बाजार दर है उसकी 1/4 भी नहीं बन रही है। और जबकि भारत सरकार ने स्पष्ट प्रावधान कर रखा है कि किसान की कोई भी जमीन यदि हम इंडस्ट्री के लिए उपयोग में लेकर अधिकृत करेंगे, उपयोग में लेने अधिकृत करेंगे, तो उसके बाजार मूल्य का 4 गुना मुआवजा उस किसान को देंगे। पर यहां उल्टा, 4 गुना की बजाय 1/4 राशि भी नहीं। और यहां तक कि सभापति महोदय, ऐसी भूमि भी अधिकृत कर ली जिसमें 50 वर्षों से किसान पक्के मकान बनाकर निवास कर रहा है, पर आपको मुआवजा देने की चिंता नहीं है। किसान बेचारा परेशान। मेरा आग्रह रहेगा मुख्यमंत्री जी, आप हमारे बिल्कुल पड़ोस में हो, जोधपुर के, पाली वालों ने आपको बहुत प्यार दिया है, थोड़ी आप जोधपुर वालों की लो तो लेते हो ना, कभी कभी पाली की ले लिया करो। बिल्कुल ये चिपता जिला है, जहां ये भूमि है, एक तरफ जोधपुर एक तरफ पाली है। उन किसानों को उनकी जमीन का जो मुआवजा नियमानुसार बनता है कि आज के बाजार मूल्य का 4 गुना, एक टीम भेजकर वहां निर्धारण करवा दो और वो राशि का बंटवारा चालू कर दो। और माननीय मुख्यमंत्री, माननीय सभापति महोदय, एक कारण यह भी था कि कोविड की वजह से हम ये काम नहीं कर पाए। कोविड आया 2020 में और राशि मिल गई आपको 2018-19 में। कम से कम झूठ भी बोलो ना आप, तो झूठ भी थोड़ा ढंग से तो बोल दो। 2018-19 में कोविड था ही नहीं, और आपने अपने पत्र में लिखा है कि कोविड की वजह से काम नहीं हो सका। इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति राजस्थान की क्या हो सकती है? डीएमएससी का पैसा जो देना ना। माननीय सभापति महोदय, अब आपकी जो पिछले वर्ष की घोषणा है मेरे जिले की, पूरे स्टेट की तो हजारों होंगी, मैं मेरे जिले की जो पिछले वर्ष की घोषणा है उनके हस्त की बात कर रहा हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत जोश खरोश से 1 साल पहले घोषणा की थी जवाई पुनर्भरण का काम की। 11 महीने बीत गए ना, अब वापस नया बजट आ रहा है तो पता है कि कहीं ना कहीं सवाल खड़े होंगे, पूछेंगे, तो अब कहीं जाकर टेंडर जारी किए हैं, वो भी 1100 करोड़ के। और माननीय सभापति महोदय, अब आपका ये काम जिस गति से आप कर रहे हो ना,
अरे दौसा के काम से आप सबक लेते? कल नजारा देखा ना आपने कि भारत सरकार अपना कोई भी काम जो अवधि निर्धारित करती है उसे कम समय में करके उसकी लागत घटाती है, और आप उसे दुगना तिगुना चौगुना समय लगाते हो ना, तो आपकी लागत बढ़ती भी है और जनता को जो राहत आज मिलनी है उसके लिए वो 4 साल तक तरसता है। माननीय सभापति महोदय, मुख्यमंत्री जी की एक और घोषणा थी इसी सदन में, पानी की समस्या को राहत देने के लिए उन्होंने कहा था कि कूड़ी से रोहड़ तक की पाइपलाइन की मैं घोषणा करता हूं। उसके बाद में पाली बहुत बड़े संकट से गुजरा है, पानी के संकट से गुजरा है। एक एक मटकी पानी के लिए पाली तरसा है। 1 साल होने को आया है, अब कहीं जाकर आपने वर्क ऑर्डर दिया, क्योंकि आपको पता है कि विधानसभा सत्र आएगा, सवाल होंगे, जवाब देना मुश्किल होगा। 1 साल बाद आपने वर्क ऑर्डर दिया है। जब पता है कि पाली में इतना बड़ा संकट है और आपकी घोषणा थी, तो ये काम तो आप पहले भी कर सकते थे। मार्च में आपकी घोषणा, अप्रैल मई जून तक की लाइन बिछाकर रोहड़ क्षेत्र की जनता को आप पानी के मामले में संकट से उबार सकते थे, पर आपके मन में इच्छा नहीं काम करने की, और आपने किया। जो पुरानी पाइपलाइन थी 2002 में जो बिछी थी, और वो भी उतरन थी रणसी गांव से, जो पुरानी पाइप काम नहीं आती, रोहड़ को पानी देने के लिए यहां आप वो उतरन है ना, हमको खैरात में दी थी आपने, जो कई सालों से काम नहीं आ रही है, और अधिकारियों को कह दिया कि आप इसको दुरुस्त करो। 10 महीने तक अधिकारी प्रयास करते रहे, पैसा खर्च करते रहे, पूरी गर्मी बीत गई, मानसून आ गया, तब तक ये पाइपलाइन ठीक नहीं हुई। उससे ज्यादा आपका काम करने का तरीका है ना, क्या हो सकता है कि आप कितना बदतर तरीके से काम आप करते हो। और जो उत्तरन आपने मजबूरी में दी थी ना, उसके लिए आपने करोड़ों रुपए खर्च भी कर लिए, और वही आज खैरात आप ये जमीन के रूप में हमको दे रहे हो। जमीन बेशकीमती, जमीन हमारी, और पैसा खैरात में जैसे कि हमारे ऊपर एहसान कर रहे हो। हमको आपका एहसान नहीं चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी, हमको हमारे हक का पैसा चाहिए, उसके लिए आपसे निवेदन कर रहे हैं। और आपने तो भगवान भरोसे छोड़ दिया पाली और रोहड़ की जनता को। मैं धन्यवाद दूंगा पाली की समाज सेवी संस्थाओं को, जिन्होंने अपने आर्थिक योगदान से 50 टैंकर लगाकर कहीं से निजी जो कुएं ना, वहां से पानी की व्यवस्था करके ये 6 महीने का जो संकट का काल था, उस काल में पशुधन को भी बचाया और मानव जीवन को बचाया, वरना आपके भरोसे पशु एक भी नहीं बचता। इसलिए मेरा आग्रह रहेगा कि ये जो आपकी घोषणा की हुई योजना है, और उसके लिए जो आपने समय सीमा निर्धारित कर रखी है, कम से कम मेहरबानी करके उन समय सीमा पर वो काम हो जाए। उसके लिए आप अपने नीचे को जो सिस्टम है ना, उसको आप दुरुस्त करो, उनको आप निर्देश दो। और माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा आपसे यह भी आग्रह रहेगा, सभापति जी, ये भी मेरा कहना है कि इस बार जवाई बांध में पानी आया है। इस बार तो हमारे जिला कलेक्टर ने साहस दिखाकर एक सम्मानजनक बंटवारा पेयजल के पानी के लिए करवा दिया। कहीं ना कहीं आपको नीति बनानी होगी, कोई पॉलिसी आपको तय करनी होगी, समाप्त करिए, कि जितना पानी आता है उसमें कितना हिस्सा पेयजल के लिए रहेगा। उसके बाद आपका जो पानी बचता है ना, हम खुद कहते हैं आप किसानों को पानी तो मना नहीं करते, पर पेयजल के लिए पहली प्राथमिकता के लिए कहीं ना कहीं नीति बनाने की आवश्यकता है। वरना हम जब भी पानी आता है, अगर सही तरीके से बंटवारा नहीं होता है, तो हमारे क्षेत्र की जनता को बहुत बड़ा संकट झेलना पड़ता है। तो बार बार ऐसा कलेक्टर नहीं आएगा जो इतना साथ दिखाकर इतना अच्छा बंटवारा कर देगा। कोई कमजोर कलेक्टर आ गया ना, तो वापस हमको संकट में डाल देगा। इस नाते आग्रह रहेगा कोई नीतियां बना दो। और आपकी जो बाकी सड़कों की घोषणा ना, आपने पिछली बार रूपावा से पुख्तारी सीआरएफ की सड़क थी, 7 मीटर चौड़ी बननी थी, 1 साल होने को आ गया, मात्र 10% काम हुआ है। 10% काम, 10-10 करोड़ की सड़कें आपने विधानसभा क्षेत्र में दी। 2 मिनट का काम है। 10-10 करोड़ की सड़कें आपने प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में दी, उसका भी मात्र कहीं 10%, कहीं 20%, कहीं 25% काम। जब तक आप मशीनरी को इस बात के लिए पाबंद नहीं करोगे कि जो समय सीमा है काम पूर्ण करने की, उसमें पूरा नहीं होता है। मैंने दौसा का उदाहरण दिया आपको, और मुख्यमंत्री जी खुद उस बात के गवाह है, वो वहां मौजूद थे कि विकास कैसे होता है। एक वहां सीख के आ जाते ना, तो राजस्थान में लागू करते तो हो सकता है मुख्यमंत्री जी की वाहवाही हो जाती। उसमें भी 10-20% काम। नवजीवनी योजना में आपने मेरी ही मांग पर अलग से 100 करोड़ का प्रावधान करने की घोषणा की थी। थोड़ा अधिकारियों से बुलाकर पूछ लेना कि आपकी अपनी की हुई घोषणा में से कितनी राशि वो खर्च कर पाए।
तो आपको सच्चाई सामने आ जाएगी। मैंने पहले ही कहना कि मुख्यमंत्री जी के पास समय नहीं है, क्या बजट पढ़ना था क्या पढ़ गए, उनको बजट तक झांकने की फुर्सत नहीं, तो योजना में कहां झांकेंगे, लेकिन उनको झांकना होगा राजस्थान की जनता के हित में। और माननीय सभापति महोदय, स्कूल कॉलेज खोल दी, कहीं भवन का पता नहीं, तो कहीं मास्टर का पता नहीं, कहीं व्याख्याता का पता नहीं, ये खोलने से कुछ नहीं होगा। कहीं न कहीं आपको है ना, एक मिनट में, कहीं ना कहीं आपको खोलने के साथ साथ वहां शिक्षण व्यवस्था सुचारू हो जाए, वहां कमरे पूरे हो, इसकी व्यवस्था करनी होगी। और अंतिम बात जिसका आग्रह मैंने पहले किया था, पाली में रूढ़ी के काम की वजह से कहीं सीवर लीक हो गया, कहीं पाइपलाइन लीक हो गई, उससे सैकड़ों मकाने में दरारें आ गई, कई मकान तो इतने क्षतिग्रस्त हो गए कि उनको पूरा उतारना पड़ा। माननीय जिला कलेक्टर महोदय की जानकारी में ये बात है, उन्होंने प्रस्ताव बनाकर राजस्थान सरकार को भिजवा भी दिया कि इस व्यक्ति के मकान की इतनी क्षति हुई है, वो परिवार वाले कहीं किराए पर मकान लेकर अपना निवास कर रहे हैं, आपको इनको सहायता देनी ही है। आप जब इतने दयालु हो तो मेहरबानी करके पूरी सही सूची मंगाकर उनका मुआवजा कितना बनता है उनको मुआवजा दिलवा दें। और ये भी आग्रह रहेगा, प्रभारी मंत्री जी भी है, पाली आते हैं, काफी एक्टिव भी है, मैंने पहले भी कहा था, वो कांग्रेस को दुरुस्त करने में लगे हैं, मेहरबानी करके वहां जो मकान खराब हो गए ना, टूट गए ना, थोड़ा उनके लिए भी, उनकी दुरुस्ती के लिए भी ना थोड़ा प्रयास कर ले वहां पे, कि वो कैसे दुरुस्त हो सके, उसमें सरकार का क्या योगदान हो सकता है। कांग्रेस तो दुरुस्त होगी नहीं, पर वो प्रयास करेंगे तो मकान जरूर दुरुस्त हो जाएंगे। आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद। रीटा जी चौधरी।